नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी की बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पार्ट 2। इस वीडियो में मैं कूलाम के नियम पर चर्चा करूँगा। हम जानते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और प्लस क्यू है, धन आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आवेश हैं। यदि दोनों ऋणात्मक हैं, नेगेटिव हैं, तो एक दूसरे को ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। यदि ये विपरीत हैं, इनका आवेश क्या है, एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इनके बीच जो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है उसे ही हम विद्युत बल या वैद्युत बल कहते हैं। तो सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी आवेशों की मात्राओं का गुणनफल अधिक होगा तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अधिक होगा, तथा दूरी के वर्ग के, यानी जो दूरी है उनके बीच की दूरी है, यदि दूरी हम बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, घटेगा। और यह बल जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी की दिशा में कार्य करता है। यानी यदि आवेश की मात्रा बढ़ता है तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल भी बढ़ेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती, जैसे जैसे आवेश को बढ़ाते जाएंगे बल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे बल क्या होगा, घटता जाएगा। ते है कूलाम का नियम। अब इसको विस्तार से देखिए। अब ये मान लीजिए दो बिंदु आवेश ये Q1, एक बिंदु आवेश ये है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है Q2। इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए R है। दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल F, यदि इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F हो तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। F क्या होगा, दोनों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। तो ये पहला समीकरण हुआ। और क्या है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों बोलते हैं, 1/r²। ये क्या होगा, 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/r² लिख देंगे। तो ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर, समीकरण
1 और 2 को एक साथ लिखने पर, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, अथवा F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये हुआ तीसरा समीकरण। जहाँ K अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, जहाँ K क्या है? अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान K का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा आवेश दूरी बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। ये जो K का जो मान है, यह आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा आवेश दूरी तथा बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। यदि बल का मात्रक हम न्यूटन में लें, यदि बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर तथा आवेश का मात्रक कूलाम लें और दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हों, तो प्रयोगों द्वारा K का मान, यदि बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर तथा आवेश का मात्रक कूलाम लें तथा दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, तो प्रयोगों द्वारा K का मान, यानी K बराबर होगा 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी प्रयोगों द्वारा यदि बल का मात्रक न्यूटन लेते हैं, दूरी का मात्रक मीटर लेते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम लें और दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हों, तो प्रयोगों द्वारा K का जो मान होता है 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा। यदि समीकरण 3 अर्थात F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर में Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, क्या लिया जाए? 1 कूलाम, और R बराबर लिया जाए 1 मीटर, क्या लिया जाए? 1 मीटर, और K बराबर लिया जाए, जो K की वैल्यू 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो K, तो F का मान, तो देखिए K की वैल्यू है 9.0 इंटू 10⁹ इंटू 1 इंटू 1 अपान R की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सरल करने पर 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन, ये होगा। यदि आवेश क्या हो? 1 कूलाम हो और उनके बीच की दूरी क्या हो? 1 मीटर हो, तो उन आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन होगा। अर्थात हम यहाँ 1 कूलाम को परिभाषित कर सकते हैं, यानी 1 कूलाम वह आवेश है जो
अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे 1 कूलाम के अन्य आवेश को 9.0 × 10⁻⁹ के बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेगा। कहने का अर्थ है कि 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे 1 कूलाम के आवेश को 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेगा। ये 1 कूलाम को हम परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार। यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में हो तो सुविधा के लिए हम k की जगह 1/4πε0 या इसको पढ़ते हैं ε0। इसको क्या पढ़ते हैं? ε0 या ε0। यानी यदि क्या हो, आवेश क्या हो, बिंदु आवेश जो है निर्वात अथवा वायु में है, तो सुविधा के लिए हम k की जगह लिख सकते हैं 1/4πε0, जहां ε0 को कहते हैं निर्वात। ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी तब समीकरण चेंज हो जाएगा, यानी F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये समीकरण तब ये प्राप्त होगा। यानी सुविधा के लिए हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। और जहाँ ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। और यदि हम ε0 का मान निकालना चाहेंगे तो देखिए ये कितने के बराबर होता है? 1/4πε0, ये प्रयोगों द्वारा निकला 9.0 × 10⁻⁹ ये होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये इधर लाएंगे, यानी ε0 बराबर हो जाएगा 1/4π × 9.0 × 10⁻⁹। ये हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो 1/4 अब पाई का मान 3.14 × 9, केवल 9 लिख सकते हैं, 10⁻⁹। और इसको जब सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा। ये इसका मात्रक है और ये इसका मान है। यानी इस पूरे का मान ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यही चेंज हो जाएगा, यही क्या होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, न्यूटन मीटर नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ हो गया है। ε0 का बीमी सूत्र क्या होगा? बीमी सूत्र ज्ञात करना होगा तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²।
अब यहाँ से यदि हम अपसाइलन निकालना चाहेंगे तो ये अपसाइलन यहाँ हो जाएगा या फिर यहाँ हो जाएगा, या ये अपसाइलन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू एफ Q1 Q2 R स्क्वायर। तो बीमी सूत्र इसका हो जाएगा इस प्रकार, अपसाइलन 0 का बीमीय सूत्र। तो हम ये लिखेंगे Q1 Q2 का, क्योंकि कूलाम है तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता IT, Q बराबर होता है IT यानी एम्पियर समय इंटू समय। तो Q1 तथा Q2 की बीमा लिखेंगे तो Q की बीमा होती है AT और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा AT A स्क्वायर T स्क्वायर, और यहाँ नीचे हो जाएगा ये संख्या है इसकी बीमा होती नहीं है, और यब की बीमा, इसकी यब की बीमा होती है यानी बल है, ये बल की बीमा होगी यम यल टी -2, ये हो गई यब की बीमा। ये है दूरी तो इसकी बीमा हो जाएगी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा जब ऊपर जाएगा यम तो यम -1 हो जाएगा, और देखिए यल क्योंकि क्रम से लिखते हैं, यल यहाँ 1 घात है, यहाँ यल का 2 घात है, तो यल अच्छा पहले ऐसे ही लिख लिया जाए A स्क्वायर T स्क्वायर, ये हो गया Q1 Q2 की बीमा क्योंकि दोनों स्क्वायर है, और यम यल 1 घात इसका 2 घात इसका 3 घात और T -2, ये हो गया 1। अब जब ये ऊपर जाएगा तो यम घात 1 है, 1 लिखा नहीं जाता तो -1 हो जाएगा, यल ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा क्योंकि धन है, और T यहाँ T ऊपर जाएगा तो T स्क्वायर ऊपर है और ये T मिलकर T2 हो जाएगा, और A स्क्वायर यानी इसकी बीमा हो जाएगी यम पावर -1 यल पावर -3 T पावर 4 A स्क्वायर। ये हुआ अपसाइलन 0 की बीमा, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर पूछता है कि अपसाइलन 0 या अपसाइलन नॉट भी पढ़ा जाता है इसको, इसकी बीमी सूत्र क्या होगा। ये हुआ अपसाइलन 0 का बीमी सूत्र। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हमें कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में प्रदर्शित करना यानी सदिश रूप में लिखना है, क्योंकि बल क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। बल क्या होती है, एक सदिश राशि। तो देखिए माना Q1 एवं Q2 एक चिन्ह यानी दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, और गुणनफल क्या होगा, 0 से अधिक होगा। यदि दोनों का चिन्ह समान है तो गुणनफल 0 से अधिक होगा। के दो बिंदु आवेश हैं, Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थित विस्थापन सदिश होगा R12। विस्थापन सदिश क्या होगा, R12 है, और Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थित विस्थापन सदिश क्या है, R21 है। सदिशों R21 तथा सदिश R12 के परिणामों का संकेत क्रमशः R21 तथा R12 द्वारा होता है, यानी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब चित्र के द्वारा समझिए, ये बिंदु आवेश Q1 है और यह बिंदु आवेश क्या है, Q2 है। इन दोनों का गुणनफल क्योंकि समान चिन्ह, यदि ऋण होंगे तभी ऋण ऋण धन आएगा, धन रहेंगे तो धन रहेंगे, तो इनका जब गुणनफल करेंगे Q1 इंटू Q2 तो सदैव क्या होगा, 0 से अधिक होगा। इसके सापेक्ष इसका स्थित सदिश जो है, इसके सापेक्ष यानी Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश होगा, ये यहाँ है तो ये होगा
1r12 होगा और इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, 2 पहले ए 1 बाद में हो जाएगा। तो ये है स्थिर सदिश। और ये है यूनिट वेक्टर। ये क्या है, क्योंकि स्थिर सदिश को ऐसे दिखाते हैं तीर के, और कैप के द्वारा एकांक यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश को दिखाते हैं। तो इसका जो सदिश है, विस्थापन सदिश है, उनके ये एकांक सदिश है। अब किसी सदिश की दिशा का उल्लेख, किसी सदिश के दिशा का उल्लेख जो होता है उस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश द्वारा किया जाता है। यानी एकांक सदिश यदि हमें प्राप्त करना है तो उस सदिश में उसके परिमाण से भाग दे देंगे, क्योंकि परिमाण को अक्सर ऐसे हम दिखाते भी, कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ सीधे सीधे ऐसे दिखाया गया है। तो ये यूनिट वेक्टर है, इसके सापेक्ष इसका, इसके सापेक्ष इसका। तो ये दोनों का क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। r21 बराबर सदिश सदिश r21 में उसके परिमाण का, मैग्नीट्यूड का से डिवाइड किया गया। इसी प्रकार यहाँ भी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया गया है। और ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि हम इसको चिन्ह चेंज कर दें, यदि 2 यहाँ कर दें, 1 यहाँ कर दें, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं और इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, तो ये माइनस हो जाएंगे। एक दूसरे के क्या है, विपरीत हो जाएंगे। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। सारी यहाँ कैप रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, कैप। यूनिट वेक्टर है ये। अतः एकांक सदिश यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश r21 एवं r12 विपरीत दिशाओं में एकांक सदिश। ये क्या है, विपरीत दिशाओं में एकांक सदिश है। अतः आवेश Q के कारण, अतः आवेश Q के कारण आवेश Q1 पर आरोपित बल, यानी आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल जो होगा F सदिश 1 2 बराबर 1/0 F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर 12 और यूनिट एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश 1 2। इसी प्रकार Q1 के कारण आवेश Q2 पर आरोपित बल F बराबर 2 1, यानी Q1 के कारण Q2 पर, यानी 2 का मतलब Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर 2 1 और एकांक सदिश। और ये क्या होगा, ये बल एक दूसरे को क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, यदि दोनों क्या हैं, सजाती हैं, यानी Q1 और Q2 क्या है, सजाती है, यानी समान प्रकार के आवेश हैं। यदि वे उनका गुणनफल यदि लेस देन 0, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, ऋण संख्या आएगी जो 0 से लेस होगी, तब के लिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे जो बल रहेगा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तब ये जो रेखाचित्र होगा इस प्रकार होगा, यानी Q1 के द्वारा Q2 पर आकर्षित बल, अट्रैक्शन जो बल होगा ये होगा ये, और इसके द्वारा जो बल होगा ये होगा। तो ये है सदिश, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। नमस्कार।